साथ जय भीम। मैं हूं पराग महेंद्र। आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। जैसा कि पूरे देश के अंदर में हम देख रहे हैं कि लोकसभा के 2024 के चुनाव के मद्देनजर लगते हुए तमाम तरीके से जो राजनीतिक पार्टी अपने चुनावी दांवपेच को लेकर सियासी मैदान में है, और इसके साथ साथ बहुजन समाज पार्टी ने इस आने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रखते हुए पूरी तरीके से अपनी कमर कस चुकी है। हमारे साथ में इस वक्त मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के बिहार प्रदेश के केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर लालजी मेदनकर, और इनसे हम तमाम चीजों को लेकर बातचीत करेंगे। चल रही देश के अंदर राजनीति को लेकर बहुजन समाज पार्टी किस तरीके से आने वाले भविष्य के अंदर में लोकसभा 2024 के अंदर में अपनी रणनीति के साथ में उतरने वाली है। और खासतौर पर बता दें कि बहुजन समाज पार्टी बिहार प्रदेश के माध्यम से 3 दिवसीय प्रदेश स्तरीय कैडर कैंप का आयोजन किया गया था। आखिर इसकी क्या आवश्यकता है, तमाम सवालों को लेकर आज की इस बैठक में हम चर्चा करने वाले। सर, बहुत बहुत स्वागत है आप आज के हमारे इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहला तो यही सवाल करना चाहूंगा कि मान्य और कांशीराम साहब के वक्त में हमने देखा कि कैडर कैंप बड़े ही जोर शोर से चलते थे, बड़े हर्षोल्लास के साथ में लोग इस कैडर कैंप में सम्मिलित होते, तमाम प्रदेशों के अंदर में देखने को मिलता था। लेकिन एक बहुत बड़े अंतराल के बाद में अब बिहार के अंदर में इस भव्य स्तर पर जो तमाम तस्वीरें हमने देखी, जो कैडर कैंप का आयोजन किया गया, आखिर क्या आवश्यकता पड़ गई फिर से तमाम तरीके से कैडर कैंप को शुरुआत करने की? धन्यवाद आपका। एक्चुअली में सामाजिक परिवर्तन, आर्थिक मुक्ति आंदोलन की महानायिका, बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बार उत्तर प्रदेश में रही मुख्यमंत्री, माननीय बहन जी के हम लोग कार्यकर्ता हैं। हम बहन जी के अनुयायी हैं। हम अपनी पार्टी में जो कुछ भी करते हैं वो बहन जी के आदेश निर्देश पे ही करते हैं। तो बहन जी, ये नई बात कोई हमने नहीं किया है। बहन जी जब भी हमें बुलाती हैं और गाइडलाइन देती हैं, तो बहन जी का ये कहना होता है कि जाइए और बंद हॉल में, बंद कमरे में लोगों को कैडर दीजिए, लोगों को विचारधारा के आधार पर तैयार कीजिए। तो बहन जी का यह निर्देश होता है कि आप ओपन मीटिंग में, तो आपको चूंकि हमारी पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के आधार पे चलती है, तो जब आप बड़ी सभा करते हो, ओपन मीटिंग करते हो, आप हजारों की भीड़ करते हो, लाखों की भीड़ कर देते हो, तो जो है उससे हमारे समाज के लोग मानसिक स्तर पे तैयार भी नहीं हो पाते हैं, और विरोधी जो है वो बड़ा सावधान हो जाता है। तो बहन जी ओपन मीटिंग करने के लिए हमें मना करती हैं और कहती हैं बंद कमरे में, बंद हॉल में आप कैडर कैंप लो, मानसिक स्तर पे लोगों को तैयार करो। और जो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा है, जो माननीय कांशीराम साहब की विचारधारा है, और जो मैं स्ट्रेटजी बनाती हूँ आप लोगों के लिए, तो आप बंद हॉल में, बंद कमरे में आप विस्तार से उसकी चर्चा करके उनको मेंटली प्रिपेयर करो। तो हमने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि हमने पहली बार किया है। हाँ, हम छोटे छोटे हॉल में जहां 100 लोग 50 लोग इकट्ठा करके और कैडर कैंप हम लेते बहन जी के आदेश पर। पूरे देश में चलता है। मैं बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ, बहन जी ने बिहार में जिम्मेवारी दी है। तो मैं पिछले कई वर्षों से बिहार में जिलेवार और विधानसभावार लगातार कैडर कैंप करता रहता हूँ। 2 घंटे 2.5 घंटे में हम बहुजन समाज का इतिहास टीच करते हैं और अपने संतों गुरुओं महापुरुषों के बारे में बताते हैं। फिर माननीय कांशीराम साहब को बताते हुए, बाबा साहब को बताते हुए, और माननीय बहन जी का जो योगदान है, कैसे बहन जी ने अपना पूरा जीवन समाज के लिए समर्पित किया है, और 4 बार बहन जी मुख्यमंत्री रही हैं, तो कैसे बहन जी ने सरकार चलाया है, और क्या क्या सरकार चलाने के दौरान बहन जी ने किया है, क्या क्या फैसले लिए हैं, कैसे डेवलपमेंट किया है, कैसे कानून का राज स्थापित किया है। तो ये सारी बातें हम 100 लोग 50 लोग 150 लोग 200 लोग इकट्ठा करके बंद हॉल में हम टीच करते रहते हैं, अपने लोगों को बताते रहते हैं। लेकिन अभी फिर हमने हमारी पार्टी के राज्यसभा सांसद माननीय रामजी गौतम जी ने, हमने डिसाइड किया कि हम एक बड़ा कैडर कैंप क्यों नहीं कर लेते हैं। जैसे कि लोकसभा का चुनाव भी नजदीक है, तो हम पूरे जिले में जिलावार मूव करके, और फिर हम बिहार में 38 जिले हैं,
तो अगर जिलावार कैडर कैंप करते हैं तो हमें 38 दिन का समय देना पड़ेगा। तो यदि हम एक बड़े हॉल में उन कार्यकर्ताओं को जिनको कैडर देना है उनको हम अपने जिलाध्यक्ष के माध्यम से लिस्टिंग करें, उनका नाम पता एड्रेस नोट करें, जातिवार नोट करें और फिर उनको पूरे स्टेट के जिलावार कार्यकर्ताओं को हम एक बड़े हॉल में इकट्ठा करें। तो जो काम हम पूरे 38 दिन में करते या हमें करने में 2 महीने लग जाते, तो वो काम 1 दिन में हो सकता है। ऐसा सोच करके हमने माननीय बहन जी के आदेश पर हमने बिहार प्रांत में जो प्राचीन राजगृह था, जिसे आज राजगीर कहते हैं, जो कि बुद्धिस्ट प्लेस भी है और बहुत बड़ा ऐतिहासिक स्थल है। पूरे देश दुनिया के लोग आते हैं राजगीर देखने के लिए। तो हमने ऐसे जगह का चयन किया और वहां पे एक बड़ा हॉल है, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है। हमने उस हॉल को बुक कराया और 3 दिवस के लिए हमने वहां पे अपने 38 जिलों से हमने रोका कार्यकर्ताओं को, लगभग 2000 लोगों को, 2000 कार्यकर्ता हमें हमारे जिला अध्यक्षों ने, हमारे जिला प्रभारियों ने सेलेक्ट किया। हमने पहले सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने में हमें 10-15 दिन का टाइम लगा और लिस्ट मंगा करके हमने, और फिर हमने उनको रजिस्टर में नाम दर्ज करके और फिर उनको उस बंद हॉल में हमने प्रवेश दिया। तो जिस प्रकार से माननीय बहन जी की गाइडलाइन होती है, जैसे हमारा कैडर कैंप होता है, तो उनको हमने 3 दिवस तक कैडराइज्ड किया, उनको प्रशिक्षित किया। जी। जैसे कि आपने तमाम जो जिस प्रकार बातें करी की, हाँ जी सर, जैसे कि आपने तमाम जो बातें की, इससे एक समझ में आता है कि आने वाले समय में किस प्रकार बिहार के अंदर में एक आश्चर्यजनक परिणाम देखे जा सकते हैं। और इसी के साथ साथ सवाल यहाँ पर यह भी निकल कर आता है कि लोकसभा 2024 के मद्देनजर रखते हुए तमाम जो विपक्षी पार्टियां है, ये एकजुट आकर आपके ही बिहार पटना के अंदर में जो गठबंधन महासम्मेलन की जो बैठक हुई, इसमें बहन मायावती को न्योता नहीं दिया गया। अब महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर भी आपने देखा होगा किस तरीके से राष्ट्रवादी कांग्रेस के अंदर में तमाम जो वहां के बड़े कद्दावर नेता है अब भाजपा में जाकर शामिल हो गए हैं, और जो कई ऐसे लोग हैं, जो ऐसे बड़े नेता है जो कि उस गठबंधन की मीटिंग में भी शामिल हुए थे, अब वो भाजपा में जाकर शामिल हो गए। क्या लगता है सर कि तमाम जो गठबंधन की जो रणनीति है, क्या भारतीय जनता पार्टी को नहीं पता होगी? इसको गठबंधन को लेकर कितना नुकसान होगा और आने वाले समय में तमाम विपक्षी दलों को किस प्रकार नुकसान होगा? बहुजन समाज पार्टी को इसको लेकर क्या स्टैंड रहेगा, इसको लेकर क्या बताएंगे? बहुजन समाज पार्टी, हम लोग तो बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता हैं और हमारी लीडर माननीय बहन जी हैं। तमाम इस प्रकार के मुद्दों पर तो बहन जी के आदेश को ही हम लोग फॉलो करते हैं। जी। हाँ, आपने, अगर मैं बिहार का कोऑर्डिनेटर हूँ और बिहार में ही उन्होंने वो विपक्षी दलों की मीटिंग किया है, तो माननीय बहन जी ने जिस दिन इनका वो गठबंधन की मीटिंग होने वाली थी, माननीय बहन जी ने ट्वीट करके और पूरे देशवासियों को बहन जी ने अपना बता दिया कि बहुजन समाज पार्टी का क्या रुख है। और बहन जी ने ये कहा कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। ये जो बेमेल गठबंधन की बात ये लोग कर रहे हैं, और इधर बिहार के सीएम नीतीश कुमार जी उसकी अगुवाई कर रहे हैं, तो बहन जी ने डिफाइन कर दिया उसको कि दिल मिले न मिले हाथ मिलाते रहिए। कहने का मतलब इनकी सबकी तो विचारधारा अलग अलग है। इन सब की लड़ाई मात्र कुर्सी पाने की है। ये कोई देश के मुद्दों की लड़ाई तो लड़ते नहीं है। और इन लोगों की पार्टी भी कोई नेशनल पार्टी नहीं है। तो इस देश में नेशनल पार्टी तो बीजेपी है, कांग्रेस है, और उसके अलावा तीसरी सबसे बड़ी ताकत, थर्ड लार्जेस्ट पार्टी हमारी बहुजन समाज पार्टी है। तो देश के स्तर पर अगर कोई मुद्दा उठाना है और कोई ऑर्गेनाइज करना है या देश में कोई प्रोटेक्ट करना है, तो फिर वो बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। ये लोग तो उस लायक है नहीं, उस पात्र है नहीं ये लोग। इन्होंने देश स्तर पर पार्टी ही नहीं बनाई है। ये तो क्षेत्रीय पार्टियां हैं। और ये अपने प्रदेश में भी, जैसे मैं बिहार की बात करना चाहूंगा, बिहार में ये गठबंधन वगैरह बना के सरकार चलाते रहते हैं। लेकिन जैसे बहुजन समाज पार्टी अपने अकेले के दम पर चुनाव लड़ती है, तो हम चैलेंज करते हैं अपने अकेले के दम पर। श्री नीतीश कुमार जी, श्री तेजस्वी जी, ये अकेले के दम पे चुनाव लड़के दिखाएं। ये अकेले के दम पर चुनाव जब लड़के दिखाएंगे तो दूध का दूध, पानी का पानी अलग हो जाएगा।
इन लोगों ने प्रदेश स्तर पर भी पार्टी का निर्माण नहीं किया है। इनकी पार्टी पूरे बिहार प्रदेश में भी नहीं है। ये पार्टियां गठबंधन करती हैं, गठबंधन दिखाती हैं, और गठबंधन के नाम पर जो हमारे एससी एसटी ओबीसी समाज के लोग हैं, तो उनको दिखा करके, नाटक नौटंकी करके उनके वोटों का, मतों का ध्रुवीकरण करती हैं। जी। इन्होंने प्रदेश स्तर पर पार्टी नहीं बनाई है। आज ये कह रहे हैं कि हम जो है बीजेपी का विरोध करने जा रहे हैं, और फिर हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। माननीय बहन जी की शरण में इनको जाना चाहिए। बहन जी की शरण में भी ये शायद नहीं जा रहे हैं। और फिर हमारा तो ये कहना है कि हमारी पार्टी की एक विचारधारा है जी। और माननीय बहन जी पूरे मूवमेंट, पूरे आंदोलन की महानायिका हैं बहन जी। तो माननीय बहन जी समय समय पर हम लोगों को गाइड करती हैं, पूरे देशवासियों को मैसेज देती हैं कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्या करें। तो अब इन्होंने बुलाया नहीं बुलाया ये तो इनका मैटर है, लेकिन हम तो इतना ही कहना चाहते हैं कि ये बीजेपी से कम लड़ रहे हैं जी। ये बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा लड़ रहे हैं। जी जी। ये नाटकबाजी जो करते हैं, तो ये बीजेपी से नहीं लड़ रहे हैं, ये बहुजन समाज पार्टी से ज्यादा लड़ रहे हैं। तो ये गठबंधन करने के बीजेपी को जिताने के लिए तो नहीं निकल कर आ रहा है सर। हाँ, इसी प्रकार की बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूं कि जैसे नीतीश कुमार जी हैं, तो ये तो बीजेपी में ही हैं, बीजेपी के प्रोडक्ट हैं, और इनको कुर्सी कुमार कहते हैं बिहार के लोग। ये कुर्सी कुमार है, नीतीश कुमार नहीं है, कुर्सी कुमार है। इनको कुर्सी जो है या तो बीजेपी दे दे तो इनका काम चलेगा, और बीजेपी से ना ले पाए तो उसको, अब ये तेजस्वी जी की शरण में चले गए हैं कुर्सी लेने के लिए। तो ये कुर्सी कुर्सी की लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं। ये देश की लड़ाई कोई नहीं लड़ते, ये बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं लड़ते। पूरे देश में अगर बीजेपी से कोई लड़ाई लड़ता है, बीजेपी के नीतियों के विरुद्ध किसी की नीतियां हैं, तो मात्र बहुजन समाज पार्टी है, और मात्र बहुजन समाज पार्टी की हमारी लीडर माननीय बहन कुमारी मायावती जी, बहन जी लड़ाई लड़ रही हैं। जी जी। जैसे कि सर हमने देखा कि तमाम देश में लगातार जिस प्रकार किसी भी प्रदेश की बात हो, वहां से जो जाति को लेकर जिस प्रकार तमाम जो अन्य अत्याचार की जो घटनाएं निकल कर आ रही है, एससी एसटी के ऊपर में, दलित आदिवासियों के ऊपर में, मुसलमानों के ऊपर में, तो आखिर ये तमाम चीजें जिस तरीके से निकल कर आ रही है, फिर वो कांग्रेस की हो, भाजपा की सरकार हो या किसी भी की सरकार हो, ये आखिर चीजें क्यों हो पा रही है समाज के अंदर में, ये तमाम चीजों के ऊपर में आखिर क्यों नहीं लगाम लग पा रहा है, और क्यों आखिर इन तमाम चीजों को लेकर सरकारें लगाम नहीं लगाना चाहती, और खासतौर पर ये भी देखा जा रहा है कि इसका कहने के कोई समाधान भी नहीं देखने को मिलता। तो आखिर किस तरीके से इस तमाम चीजों को आप देखते हैं, क्या समाधान होगा इन तमाम चीजों का, कब रुकेगी ये तमाम अत्याचार, अन्य अत्याचार? इस परिप्रेक्ष्य में आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो हम तो बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की बात करेंगे, और बाबा साहेब ने भारत का संविधान जो निर्मित किया, हम उसकी बात करेंगे। इस देश में अगर बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का संविधान इंप्लीमेंट किया जाए, तो फिर इन सारी मुसीबतों से छुटकारा हो सकता है। शोषण दमन रुक सकता है, जुर्म अत्याचार रुक सकता है, चोरी डकैती रुक सकती है, विभेद और छुआछूत ये रुक सकता है, ऊंच नीच रुक सकता है। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के संविधान को इंप्लीमेंट कर दिया। इस देश में जितने राजनीतिक दल हैं, जी जी, जितने राजनीतिक दल हैं, उसमें मात्र एक पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, वो अंबेडकरवादी अंबेडकरवादी है, संविधानवादी है जी, या मानवतावादी है। बाकी सारे दल, सारी पार्टियां, वो या तो गांधीवादी हैं, या तो वो मनुवादी हैं, या तो वो शोषणवादी हैं। इस देश में जो धार्मिक परंपरा रही है, जो धर्म का प्रोपेगेंडा रहा है, खासकर जो हमारे कि वर्ण जातिवाद है। समस्या के मूल में वर्णवाद, जातिवाद है।
वहां पर ये तमाम राजनीतिक दल उसी को पोषण दे रहे हैं, वर्णवाद जातिवाद को ही पोषण दे रहे हैं। जितने जुर्म अत्याचार हुए हैं वो वर्णवाद जातिवाद के आधार पर हुए हैं। तो जब तक अंबेडकरवादी पार्टी अर्थात जब तक बहुजन समाज पार्टी देश की हुकूमत में नहीं आएगी, प्रांतों में हमारे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, देश में हमारा प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, मीन्स माननीय बहन जी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगी, तब तक ये समस्याएं होती रहेंगी, तब तक जुर्म अत्याचार होता रहेगा। अगर हम बिहार की बात करें तो चलिए, जहां पे बीजेपी शासित प्रदेश है तो वहां पर तो लोग वो तो बीजेपी को हिंदुत्ववादी या गैर बराबरी कायम करने वाला ये कह करके लोग बीजेपी को कह रहे हैं लोग। जहां कांग्रेस है तो हमारी लड़ाई ही कांग्रेस के विरुद्ध, हमारी पार्टी कांग्रेस के विरुद्ध बनाई गई 1984 में, क्योंकि कांग्रेस केंद्र और प्रदेशों की सत्ता में थी। आज भारतीय जनता पार्टी है। हम ये भी कहते हैं कि चोर चोर मोसेरे भाई, जो बीजेपी है वही कांग्रेस है। मानवर कांसीराम साहब ने बहुत बार डिफाइन किया कि एक नागनाथ है तो एक सांपनाथ है, ये दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। लेकिन इनके अलावा जो दूसरे दल हैं, जैसे बिहार में जेडीयू है, आरजेडी है, ये जो दूसरे दल हैं, बिहार में ऐसा कोई सप्ताह नहीं गुजरता है या यूं कहिए कोई दिन नहीं गुजरता है जहां पर किसी बहन बेटी की इज्जत न लूटी जाती हो, जहां पर कोई दलित का उत्पीड़न न किया जाता हो, जहां पर किसी अति पिछड़े की मारपिटाई न की जाती हो, जहां पर माइनॉरिटी के खिलाफ दंगे न भड़काए जाते हो। तो ये जो छुटभैया पार्टी हैं, ये जो बिचौलिए दल हैं, जैसे यूपी में समाजवादी पार्टी है, इधर आरजेडी है, तो ये सारे दल, तो ये कोई जो काम बीजेपी कर रही है, जो कांग्रेस कर रही है, तो ये उससे भी बढ़कर के वही काम कर रहे हैं। ये वो जो गैर बराबरी है उसकी जड़ में पानी डालने का काम कर रहे हैं जी। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड करते हैं और इस प्रकार से वोटों का ध्रुवीकरण करके अपनी सरकार बनाते हैं और बाद में उन्हीं दलितों की, उन्हीं अति पिछड़ों का शोषण और दमन करते हैं। तो ये कुर्सी प्राप्त करने के लिए कुछ भी करते रहते हैं, ऐसा हमारा कहना है इस मामले में। तो इसमें एक ही मात्र है, यदि बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा देश में लागू होती है, माननीय कांसीराम साहब के सपनों के आधार पे बात आगे बढ़ती है। आज माननीय बहन जी, जो माननीय कांसीराम साहब ने जिनको 2001 में अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, आज अगर देश की कुर्सी और माननीय बहन जी को पूरे देशवासी मिल करके प्रयास करके और बहन जी को देश का प्रधानमंत्री बनाए और प्रांतों में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बने, तभी इस गैर बराबरी से और इस शोषण दमन से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। जी जी। तो तमाम आज हमने जो बातचीत की, इससे ये समझ में आया कि किस तरीके से हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है लालजी मेधनकर सर। तो इनके तमाम जो जिस प्रकार उन्होंने अपनी बात कही, इससे एक ही सारांश निकल कर आता है कि इस देश के अंदर में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी हो, फिर कांग्रेस हो, तमाम प्रदेशों के अंदर में जहां पर इनकी सत्ता है, वहां पर दलित, आदिवासी और पिछड़ों के ऊपर में जो होने वाले अन्य अत्याचार है, इसके ऊपर में किसी भी प्रकार कोई लगाम लगते हुए नहीं आ रही है। और यहाँ से एक चर्चा से निकल कर आया कि बहुजन समाज पार्टी की एक ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो पूरे देश और के अंदर में अपना एक वजूद रखती है। बहन मायावती जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष है और इनको ही प्रधानमंत्री बनाने के बाद ही इस देश के अंदर में तमाम दलित, पिछड़ा, आदिवासी और तमाम बहुजन समाज के साथ में मान सम्मान की जिंदगी जी पाएंगे, उनके साथ में होने वाले अन्य अत्याचार थम पाएंगे। आज की इस बैठक में और चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके इस पूरे चर्चा को लेकर क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। जी पराग जी, धन्यवाद। हाँ, 1 मिनट सर, मैं एंड कर रहा हूँ। आप बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।